हेलो, स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप स्वस्थ होंगे। आज हम बजट का सार 2026-27 से संबंधित 50 MCQ से संबंधित बात करेंगे। 1 फरवरी 2026 को श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंध में हम 50 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। कृपया लास्ट तक बने रहें। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीपी की, होमगार्ड की, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी प्रश्न हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बजट का सार, बजट एट ग्लेंस दस्तावेज का मुख्य स्रोत क्या है? कर कानून समझना, बजट को सरल तरीके से प्रस्तुत करना, केवल घाटे दिखाना, केवल राज्यों को बजट दिखाना। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? बजट को सरल रूप से समझने हेतु, बजट को सरल रूप से समझने हेतु बी वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बजट को सही सरल रूप में प्रस्तुत करना बजट का उद्देश्य या सार है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन है, फिजिकल डेफिसिट अथवा राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? कुल राजस्व, सरकार की कुल उधारी आवश्यकता, केवल ब्याज भुगतान, राज्यों का घाटा। इसका प्रश्न बी, सेकेंड प्रश्न का उत्तर होगा एफडी, राज्य की कुल उधारी आवश्यकता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एफडी मतलब फिक्स। फिजिकल डेफिसिट क्या दर्शाता है? राज्य की कुल उधारी की आवश्यकता, अर्थात बी वाला इसका सही होगा। बी इसका करेक्ट है, सरकार की कुल उधारी की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेवेन्यू डेफिसिट का सही अर्थ क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट का सही अर्थ क्या है? राजस्व प्राप्तियां माइनस पूंजी व्यय, राजस्व व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अधिक होना, कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां घटाने पर यह कर राजस्व। थर्ड का आंसर हो जाएगा वी, जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो वह रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। रेवेन्यू डेफिसिट अर्थात इसका क्या होगा सही? नंबर थर्ड का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का किसका अंतर है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट किसका अंतर है? क्वेश्चन नंबर 4 का देख रहे हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट किसका अंतर है? एफडी माइनस आरडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट में रिक्योरिंग डिपॉजिट, आरडी माइनस ब्याज भुगतान, आरडी माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजन हेतु अनुदान, या कुल व्यय पूंजीगत व्यय, कुल व्यय में से पूंजीगत व्यय घटाने पर। तो क्या हो जाएगा? सी। 4 का हमारा आंसर क्या होगा? सी। आरडी में से यदि हम पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजन हेतु अनुदान अर्थात जो आपको अनुदान मिलता है उसको हम घटा दें तो हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का शुद्ध अंतर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी डेफिसिट की गणना की जाती है। प्राइमरी डेफिसिट की गणना की जाती है आरडी माइनस ब्याज भुगतान। बी क्या है? एफडी में से ब्याज भुगतान घटाने पर, कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां, या आरडी में से एफडी को घटाने पर। तो 5 का क्या हो जाएगा? फिजिकल डेफिसिट में से यदि ब्याज भुगतान को घटा दें तो हमें इसका सही उत्तर मिल जाएगा। अगला होगा 6 नंबर, वीई 2026-27 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? कितना है? 49,64,842 करोड़, 50,65,345 करोड़, 53,47,315 करोड़,
हजार करोड़, 55 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर और सटीक आंसर 6 का हो जाएगा सी। क्या होगा? सी। कुल व्यय रुपये कितना है? 53,47,315। 53,47,315 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, VE 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? 10,95,755 करोड़, 11,50,000 करोड़, 12,21,821 करोड़, 17,14,523 करोड़। ये आंकड़े हूबहू उठा करके वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं। इनको थोड़ा ध्यान से और नोट करके रख लेंगे। परीक्षा में जाने के पहले इसको कायदे से एक बार हम देख लेंगे। तो 7 का आंसर क्या मिलेगा? पूंजीगत व्यय कितना है? 12,21,821 करोड़। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 12,21,821 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 वाला। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात VE 2026-27 में कितना है? 12,21,821 करोड़, 14,03,906 करोड़, 17,14,523 करोड़, 15 लाख करोड़। तो इसका 8 का क्या आंसर हो जाएगा? इफेक्टिव कॉम्प्लेक्स कितना है? इफेक्टिव कॉम्प्लेक्स रुपीज 17 करोड़ 14 लाख 17 करोड़ 17,14,523 करोड़ रुपए। अर्थात इसका क्या हो जाएगा? सी। 17,14,523 इसका सही और सटीक आंसर है। सी। कौन? सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 9, VE 2026-27 में राज्यों को कुल संसाधन अंतरण कितना है? 26-27 में राज्यों का कुल संसाधन अंतरण कितना है? 22,26,144 करोड़, 23,36,144 करोड़, 25,43,769 करोड़, 26,20,769 करोड़। तो 9 का क्या हो जाएगा? सी। राज्यों को कितना अंतरण किया जाएगा? 25,43,769। सी वाला इसका भी सही हो जाएगा। 25,43,769 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन डी, GDP मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2026-27 का अनुमानित कितना है? कितना है? रुपीज 357 लाख करोड़, 380 लाख करोड़, 300 रुपीज 393 करोड़ या 400 लाख करोड़। तो 10 का आंसर क्या होगा? GDP का 393 करोड़ इसका हो जाएगा। सी वाला इसका सही हो जाएगा। क्या सही है? सी नंबर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। BE 2026-27 में राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 26-27 में राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 33,42,323 करोड़, 35,33,150 करोड़, 34,20,409 करोड़, 36 लाख करोड़। 36 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर 11 का क्या हो जाएगा? वी। 11 का सही आंसर वी हो जाएगा। अर्थात 35,33,150 करोड़। 35,33,150 करोड़। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। BE 2026-27 में केंद्र का शुद्ध कर राजस्व कितना है? केंद्र का 26,74,861 करोड़, 28,36,922 करोड़, 28,66,922 करोड़ या 30 लाख करोड़। शुद्ध केंद्र का शुद्ध राजस्व मतलब केंद्र को कुल कितना राजस्व की प्राप्ति होगी? 12 नंबर में क्या हो जाएगा? सी।
28,66,922 करोड़। कितना होगा? 28,66,922 करोड़। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बीई 2026-27 में नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है? नॉन टैक्स 580 करोड़, 583,000 करोड़, 666,228 करोड़ या 700,000 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, 666,228 करोड़। 14 का देखते हैं। बीई 2026-27 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं? कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं? 16,22,519 करोड़, 17,81,463 करोड़, 18,14,165 करोड़ या 19,000 लाख करोड़। अगला देखते हैं इसका आंसर सही क्या होगा? 14 का सी, इसका भी 18,14,165 करोड़ इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 2026-27 बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज कितनी है? 15,58,492 करोड़, 16,30,066 करोड़, 16,95,768 करोड़, 17,50,000 करोड़। 15 का क्या हो जाएगा? सी, 16,95,768 करोड़। अगला क्वेश्चन है 16। 2026-27 में राजस्व घाटा कितना है? 26-27 में 5,23,946 करोड़, 5,26,764 करोड़, 5,92,344 करोड़ या 60 लाख करोड़। तो इसका आंसर क्या होगा? 16 का होगा सी। 16 का आंसर क्या होगा? सी। सी इसका आंसर सही होगा। अगला देखते हैं 17 नंबर। 2026-27 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है? जीडीपी का कितना परसेंट है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परसेंटेज वाले जरूर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे। 1.7 करोड़, 1.6 करोड़, 1.5 करोड़, 1.3, मतलब राजस्व जीडीपी का, कुल राजस्व का जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 17 का क्या होगा? सी, 1.5 करोड़। 1 मतलब 1.5%, इतना 1.5% इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2026-27 में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2,18,613 करोड़, 99,642 करोड़, 1,50,000 करोड़, 96,654 करोड़। 18 का हो जाएगा बी, 99,642 करोड़, 99,642 करोड़। क्वेश्चन नंबर 19। 26-27 में फिजिकल डेफिसिट कितना है? फिजिकल डेफिसिट 15,58,492, 15,58,492, 16,30,066 करोड़, 16,95,768 करोड़। 19 का क्या हो जाएगा? सी, 16,95,768 करोड़। अगला देखते हैं 26-27 में फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का कितना परसेंट है? 4.8%, 4.5%, 4.4% या 4.3%। 20 का क्या होगा? 4.3%, ध्यान रखेंगे, 4.3%। 2026-27 में प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 4,58,856 करोड़, 2,92,598 करोड़, 2,91,796 करोड़ या 2,84,154 करोड़। 21 का क्या हो जाएगा? सी, 21 का हो जाएगा सी, 2,91,796 करोड़, 796 करोड़। अगला देखते हैं 22 नंबर। 2026-27 में इंटरेस्ट पेमेंट कितने हैं? कितना पेमेंट करना होता है भारत सरकार को? 12,74,338 करोड़, 13,50,000 लाख करोड़, 14,014
14,03,972 करोड़ या 11,15,575 करोड़ रुपए। 22 का हो जाएगा सी 14,03,972 करोड़ रुपए। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या शामिल होता है? इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या शामिल होता है? केवल पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्लस पूंजीगत पर संपत्ति अनुदान, केवल अनुदान या केवल ऋण। 23 में क्या शामिल होता है? पूंजीगत व्यय, पूंजीगत परिसंपत्ति का अनुदान। इसका 20 सही हो जाएगा। कौन सा है? 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, 2026-27 में सबसे बड़ा व्यय मद कौन सा है? मतलब सरकार सबसे अधिक किस में खर्च करेगी? रक्षा में, ब्याज भुगतान में, सब्सिडी में या शिक्षा में? सबसे ज्यादा भुगतान कहां करने वाली है? बी, ब्याज भुगतान का सबसे बड़ा मद है। किसमें भुगतान करेगी सरकार? जो भी हमने ऋण ले रखा है उसके ब्याज की अदायगी में। 2026-27 में रक्षा व्यय कितना है? 5,50,000 करोड़, 5,94,585 करोड़, 5,67,855 करोड़ या 6 लाख करोड़। 25 का क्या हो जाएगा? बी, 5,94,585 करोड़। 5,94,585 करोड़। क्या इसका सही है? बी इसका सही है। आगे देखते हैं 26, 2026-27 में शिक्षा पर कितना व्यय होगा? 1,21,449 करोड़, 1,28,650 करोड़, 1,39,289 करोड़, 1,50,000 करोड़ शिक्षा पर, जो कि हमारी ऋण है जिससे हमें बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है। 26 का क्या हो जाएगा? 1,39,289 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट, सी फॉर कैरेट। 2026-27 में स्वास्थ्य पर कितना व्यय होगा? स्वास्थ्य पर कितना व्यय होगा? 94,625 करोड़, 98,311 करोड़, 1,04,599 करोड़ या 1,10,000 करोड़। 27 क्या होगा? सी 1,04,499 करोड़। क्या होगा? सी इसका करेक्ट क्या होगा? सी। 28 में 2026-27 में उर्वरक सब्सिडी, जो भी किसानों को खाद दी जाती है उसको सरकार उसमें कुछ सब्सिडी देती है, तो उसमें कितना सरकार खर्च करेगी? 1,86,460 करोड़, 1,70,781 करोड़, 1,50,000 करोड़ या 1,20,000 करोड़। तो इसका क्या होगा? 1,70,781 करोड़ रुपए सरकार खाद अर्थात उर्वरकों पर सब्सिडी देगी। इसका भी क्या सही है? बी इसका करेक्ट है। 29 नंबर, 2026-27 में खाद सब्सिडी कितनी है? जो भी सरकार गरीबों को अनाज देती है उसमें सब्सिडी कितनी दे रही है? कितना खर्च करेगी? 2,03,420 करोड़, 2,03,420 करोड़ या 2,27,629 करोड़ या 2,50,000 करोड़ या 1,99,867 करोड़। इसका क्या हो जाएगा? 29 का बी, 2,27,629 करोड़। कौन सा सही है? इसका बी करेक्ट है, याद रखेंगे। 2026-27 में पीएम किसान का आवंटन कितना है? जो भी सीमांत कृषक हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन्हें सरकार एक साल में 3 बार 2,000 रुपए की किस्तें प्रदान करती हैं। उससे संबंध में है सरकार पीएम किसान अर्थात किसानों को पीएम किसान के माध्यम से कितना फंड ट्रांसफर करेगी 2026-27 में, उसके आंकड़े हैं ये। 30 नंबर क्या है इसका? 63,500 करोड़ रुपए, 63,500 करोड़, 66,121 करोड़, 63,500 करोड़ या 65,000 करोड़। इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? पहला वाला
63,500 करोड़। क्या इसका है? ए फॉर एप्पल। 2026-27 में मनरेगा, जिसका नया नाम बीजी रामजी करके कर दिया गया, जिसमें बहुत अधिक विपक्ष ने हंगामा भी किया है। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। इसका नाम बदलकर बाद में मनरेगा, महात्मा गांधी गारंटी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। 2025 में सरकार ने इसका नाम बदल करके बीजी रामजी करके नाम कर दिया है, जिसमें 125 दिन की काम की गारंटी दी गई है। तो इसमें सरकार की क्या मद है? 31 का क्या देखें? 88,000 करोड़, 85,834 करोड़, 30,000 करोड़ या 95,000 करोड़। 31 का क्या जाएगा? सी। 30,000 करोड़ कितना खर्च करेगी? बहुत कम बजट इसके लिए सरकार ने आपकी आवंटित किया है। जल जीवन मिशन 2026-27 में कितना आवंटन है? जल जीवन मिशन में 17,000 करोड़, 22,612 करोड़, 67,670 करोड़ या 70,000 करोड़। 32 का क्या आ जाएगा? सी। 67,670 करोड़। क्या इसका सही आंसर है? सी। 33 नंबर PMAY ग्रामीण 2026-27 में कितना आवंटन है? 32,500 करोड़, 54,917 करोड़, 50,000 करोड़ या 48,000 करोड़। 33 का कितना होगा? बी। 54,917 करोड़। कितना होगा? 54,917 करोड़। इसका आंसर सही और सटीक क्या है? बी नंबर। पीएम पोषण 2026-27 में कितना आवंटन किया गया? पीएम पोषण जो पुष्टाहार से संबंधित नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं को सरकार के द्वारा पुष्टाहार के माध्यम से दिया जाता है, उसके तहत सरकार 2026-27 में सरकार ने कितना धन का प्रावधान किया है? 10,600 करोड़ रुपए, 12,500 करोड़, 12,750 करोड़ या 15,000 करोड़। 34 का आंसर क्या होगा? सी। 12,750 करोड़ रुपए। कितना है? 12,700। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। समग्र शिक्षा 2026-27 में कितना आवंटन है? समग्र शिक्षा 38,000 करोड़, 41,250 करोड़, 42,100 करोड़ या 45,000 करोड़ रुपए। 35 का क्या जाएगा? सी। 42,100 करोड़। 42,100 करोड़ सी वाला इसका सही आंसर होगा। राज्यों के साथ करों का हिस्सा किस मद से आता है? राज्यों के साथ जो करों का हिस्सा है किस प्रकार से आता है? सरकार को कहां से मिलता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट या डिवैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस या बोरोइंग से? तो कहां से आता है? 36 का डिवैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस, मतलब कर के माध्यम से सरकार फंडिंग करती है, पैसे इकट्ठा करती है ताकि अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल सके। 2026-27 में राज्यों को करों का हिस्सा कितना है? 13,92,771 करोड़, 15,26,255 करोड़ या 14,000 करोड़ या 1,60,000 करोड़। सही और सटीक आंसर इसका क्या होगा? 37 का बी। 15,26,255 करोड़। क्या इसका आंसर है? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। फाइनेंस कमीशन ग्रांट 2026-27 कितने हैं? 15,000, 1,52,953 करोड़ रुपए, 1,20,858 करोड़, 1,29,397 करोड़, 1,50,000 करोड़। 38 का 1,29,797 करोड़। इसका भी सही आंसर कितना होगा? सी। 39 नंबर फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग का मुख्य स्रोत क्या है? फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग का मुख्य स्रोत क्या है? एक्सटर्नल ग्रांट, मार्केट बोरोइंग, कैश बैलेंस या नॉन टैक्स रेवेन्यू। 39 क्या होगा? बी। मार्केट बोरोइंग। क्या होगा? मार्केट बोरोइंग। अगला क्या है?
FRBM एक्ट में ऋण की परिभाषा में क्या शामिल किया गया? FRBM एक्ट, इसकी शुरुआत 2003 में की गई, इसको लागू 2004 में किया गया। तो इसकी परिभाषा क्या है? केवल आंतरिक ऋण, केवल आंतरिक ऋण, केवल बाहरी ऋण, बाहरी प्लस एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस, या केवल बाजारी उधारी, बाजार की उधारी। तो 40 का सही और सटीक आंसर क्या होगा? बाहरी ऋण प्लस एक्स्ट्रा बजट रिसोर्सेस। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा सही आंसर? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। 2026-27 में जीडीपी वृद्धि दर पूर्व वर्ष में कितनी मानी गई है? 8%, 9%, 10% या 11%? 41 तो क्या हो जाएगा? सी, 10%। 26-27 में वृद्धि दर अर्थात पूर्व से वर्तमान में कितनी आकी गई है? जो कि है 10%। अगला है 42। 2026-27 में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अर्थात जीडीपी का कुल कितना परसेंट है? 0.9%, 0.6%, 0.4%, 0.3%? 42 का क्या हो जाएगा? डी, 0.3%। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं। 2026-27 में प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी का कितना परसेंट है? प्राइमरी डेफिसिट 1.4%, 0.8 या 0.7%? 43 का क्या हो जाएगा? सी, 0.7%। 44 रुपी कम्स फ्रॉम में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? मतलब रुपये कहाँ से आता है और सबसे उसका हिस्सा किसका है? किससे आता है? इनकम टैक्स से आता है, जीएसटी से आता है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से आता है, या नॉन टैक्स रेवेन्यूज से आता है? 44 का क्या होगा? सी, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। मतलब सबसे अधिक सरकार रुपया कहाँ से लेती है? लोगों से उधार, बाहर से लेती है उधार, बाजार से उधार लेती है अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए, ताकि अपने विकास अर्थात ढांचागत व्यवस्था को अच्छी तरह से चला सके। रुपीज गोज टू में सबसे बड़ा हिस्सा किसका? मतलब सबसे अधिक रुपए जाता कहाँ है? भारत सरकार सबसे अधिक रुपए किस मद में खर्च करता है? पहला क्वेश्चन 44 वाला था, कहाँ से आता है सरकार, फंडिंग कहाँ से करेगी। ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे अधिक रुपए कहाँ खर्च करेगा? डिफेंस में, संरक्षा पर, इंटरेस्ट पेमेंट में, या जो हमने लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है उसके ब्याज अदायगी में, या सब्सिडी में, या अनुदान जो देते हैं वो, या पेंशन में, जो ओल्ड एज पेंशन है, या जो हमारे सेवा वर्कर जो हैं रिटायरमेंट हो गए उनको पेंशन के रूप में कहाँ से रुपए किसका बे का हिस्सा कितना है किस पे? तो क्या है? बी होना चाहिए। कितना है? 45 का बी, 45 का बी। इंटरेस्ट पेमेंट, जो सबसे अधिक उधार लिया है तो उसका स्वाभाविक है ब्याज अधिक देना पड़ेगा। इफेक्टिव कैपेक्स बढ़ना क्या दर्शाता है? इफेक्टिव कैपेक्स बढ़ना क्या दर्शाता है? राजस्व घाटा बढ़ना, व्यय की गुणवत्ता में सुधार, कर वृद्धि या ऋण में वृद्धि। 46 क्या होगा? वी, व्यय में गुणवत्ता में सुधार। अगला है बजट एट ए ग्लेंस के आंकड़े दिखाए जाते हैं। बजट एट ए ग्लेंस के आंकड़े केवल तालिकाओं में, केवल टेक्स्ट में, ग्राफ और इंफोग्राफिक्स के माध्यम से, या केवल चार्ट के माध्यम से? 47 का आंसर क्या होगा? सी, ग्राफ और इंफोग्राफिक्स के माध्यम से। अगेन इसका क्या सही है? सी। 2025-26 में कुल व्यय कितना था? 25-26 में कितना सरकार ने व्यय किया है? मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहा है। 52,867 लाख करोड़ रुपए, 49,64,842 करोड़। तो 48 का पहला ही इसका सही हो जाएगा, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। 40,52,867 करोड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 49। 2026-27 में कुल प्राप्तियां कितनी हैं? 49,64,842 करोड़, 50,65,345 करोड़, 53,47,315 करोड़, या 55 लाख करोड़ रुपए?
49 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 49 का कितना क्या हो जाएगा? सी। 53,47,315 करोड़ रुपए। बजट एट ए ग्लेंस दस्तावेज किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? गृह मंत्रालय, नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या योजना आयोग के द्वारा? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। कहां से जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये रहे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस। आशा है आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।